मैं दीपक सिंह, आपका व्यवसायिक शिक्षक। और इलेक्ट्रॉनिक्स के सेकंड पेपर में, सॉरी, फर्स्ट पेपर में, जैसा कि आप देख रहे हैं, तरंग गति एवं ध्वनि का सिद्धांत, और ये कक्षा 11 की किताब, यहीं से हम लोग शुरू करेंगे जुलाई में। चलिए अभी शुरू करते हैं। और इसमें हम जो है पहले एक छोटा सा एक पार्ट आता है इलेक्ट्रॉनिक्स का। आज देखें आप तो इधर आपको इसमें 3 ही पार्ट हैं: यांत्रिक तरंगों की चाल, प्रोग्रामी तरंगें, और व्यावसायिक परिचय एवं हथियार औजार जो भी, और एक तरंग का परावर्तन और अपवर्तन भी है। तो ये फर्स्ट पेपर है भी। थर्ड हम लोगों ने एक्सरसाइज की है, इसका मैंने आपको एक्सरसाइज का एक फ़ोटोकॉपी दे भी दिया है एक्सरसाइज पेज का। उसके अंदर क्वेश्चन भी आप देख लें, उसी हिसाब से हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो पहला इसका एक पेपर है कि व्यावसायिक परिचय क्या है और हाथ के औजार क्या हैं। तो परिचय इलेक्ट्रॉनिक का आप इसी तरह से कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स का तात्पर्य वही है कि जो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के को समझने में उसका अध्ययन किया जाता है। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह का अध्ययन किया जाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन बहते हैं, जैसे अर्धचालक में है, कुचालक में है, सुचालक में है, तो उसे हम इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। और इसमें जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स जो युक्तियां हैं, उसमें ये बहुत कम ऊर्जा खर्च करके, और इनकी अन्य राशियां जैसे हैं उनको हम तरंग के रूप में, चाहे ध्वनि के रूप में, उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। और इस इलेक्ट्रॉनिक्स के और भी आपके फ़ायदे हैं कि ये टूट फूट कम होती है। मोबाइल ही आपके हाथ में है, बहुत कम टूटता फूटता है, कम स्थान घेरता है। और महत्व देखें तो मनोरंजन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में इसका हर जगह महत्व है। इलेक्ट्रॉनिक्स के हर उपकरण आपको मिल जाएंगे। और अर्थिंग तो आप पहले से ही जानते हैं कि अर्थिंग का उद्देश्य वही होता है कि कोई अगर फॉल्ट करंट आ रही है हमारे घर में, तो वो ज़मीन में चली जाए। और ये 2 तरह के, मतलब इसमें सर्किट में इसमें फ्यूज़ वायर भी हम जोड़ते हैं। और अर्थिंग के लाभ ये हैं कि भाई आपका कमज़ोर होने पर सप्लाई वोल्टेज जब आपका कम ज़्यादा होता है, तो फॉल्स वोल्टेज आपका ज़मीन में चला जाता है। अर्थ के प्रकार अगर आप देखें तो प्लेट, पाइप और प्लेट है। और प्लेट वाला इलेक्ट्रोड हम लोग ज़्यादातर यूज़ कर लेते हैं कि प्लेट इलेक्ट्रोड में अर्थिंग की संरचना मतलब इस प्रकार होती है कि इलेक्ट्रोड 60x60x6.3 मीटर के जीआई लोहे का प्रयोग करते हैं आप। और प्लेट के केंद्र में वाशरों की सहायता से तार इसमें 10 से 12 SWG का जीआई तार, गैल्वेनाइज्ड आयरन तार लपेट के, और इसको अर्थिंग कनेक्शन के रूप में जोड़ दिया जाता है। और इसका अगर आप चित्र भी बनाएं तो इस तरह से ही बना सकते हैं। और जैसा आप अपने घर में बनाया होगा, कोयला का प्रयोग भी आप करते हैं इसमें, कोयला और नमक का, तो आप उसको भी बना सकते हैं। अर्थिंग का एक साधारण अपना यही उद्देश्य है। और विद्युत दुर्घटना में प्राथमिक उपचार यही है कि उसको कृत्रिम श्वास दें, क्योंकि किसी को भी चोट लगती है बिजली से तो वो कट फिट भी जाता है, जो है इसको तुरंत अस्पताल में ले जाएं। और जले हुए स्थान पर बर्नोल वगैरह आदि कुछ लगा सकते हैं, और जो है अस्पताल ले जाएं। प्राथमिक उपचार यही है इसका। और निर्देश भी, जहां आप इस तरह का अगर है कुछ, तो वहाँ पर मतलब अगर जैसा लग रहा है कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 के अनुसार अगर आपको लगता है कि नहीं यहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, तो वहाँ निर्देश वगैरह भी टांगे रहते हैं हॉस्पिटल, डॉक्टर, पुलिस स्टेशन पे। तो घायल व्यक्ति को तुरंत खुले हवादार स्थान पर ले जाना चाहिए आपको, ये चीज़ है। और कृत्रिम श्वास देने की विधि आप देख ही रहे हैं, इस तरह से पीठ से दबा के कृत्रिम श्वास दिया जाता है। और मुंह के द्वारा भी आप सांस दे सकते हैं। और आग से सुरक्षा का उपाय ये है कि बिजली की आग में कभी पानी मत फेंकिएगा। और ये अधिकतर बालू आपने देखा होगा कि ऑफिसों में बाल्टी में बालू वगैरह रखा रहता है, तो शॉर्ट सर्किट में बालू काम अच्छा आता है, तो आग बुझाने का बढ़िया उपाय है। यही इनका उपयोग करना चाहिए। और इनके संयंत्र भी लगे रहते हैं हर जगह, तो उनका नंबर भी है फायर स्टेशन का आप लोगों के पास। तो उस तरह से आप आग हैं। आग कई प्रकार की होती हैं, एक साधारण ज्वलनशील होती है, कपड़ा का से होती है। और एक बी क्लास ज्वलनशील पदार्थ तेल से हो जाती है। सी में आपका आता है विद्युत सर्किट से आ जाती है, सी क्लास में है। और मिट्टी की बाल्टी इसमें यूज़ करते हैं हम लोग।
और डी क्लास में आपका पोटेशियम आदि रासायनिक पदार्थों से आग लगती है तो ये अधिक भड़कती है। हाथ के औजार आप जानते ही हैं, मोबाइल के आपको मैंने चैप्टर में पेपर 3 में दिया ही है, पेचकस, फेस टेस्टर, टेस्टर लैंप होता है दो तरह से चेक करने वाला कि उसमें करंट है कि नहीं है, लाइट मतलब अगर किसी के घर आप चेक करें या अपना ही सर्किट चेक करें तो टेस्टर लैंप क्या बोलता है। और हैंडल पोकर जिसे आप बोल लें, नाइफ भी आपके पास, चाकू भी होता है, थोड़ा भी होता है, पेचकस देखिए कम्बिनेशन प्लायर इसे कहते हैं, इस तरह के प्लायर को कम्बिनेशन प्लायर। और ये नॉस प्लायर होता है, जैसे कोई महीन चीज़ अगर आपको निकालनी है तो वहाँ के लिए। और फाइल आपके पास कई तरह की हैं, ये आपको हमने दिखाया है, फ्लैट फाइल है, रास्प फाइल है, टैंक फाइल है। तो ये ज़रूरत के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों में इसका हम प्रयोग करते हैं। और साथ ही साथ फीता भी रखते हैं, क्योंकि हर सर्किट को अपना एक मेजरमेंट पीसीबी प्लेन सर्किट बोर्ड को आप काटने के लिए, और आरी की भी है, तमाम तरह की चीज़ें। इसको क्लास पेपर 3 की एक्सरसाइज में मैंने आपको बताया है कि छोटा बहुत रिंच स्पैनर भी हमारे पास रहता है, और ड्रिल करने वाली मशीन भी रहती है। और अगर इसमें आप देख लें तो इसका छोटे छोटे क्वेश्चन भी इसी तरह पूछे जाएंगे, फिल अप द ब्लैंक्स। ईसीजी एक उपकरण है इलेक्ट्रॉनिक का, इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव संभव है, ठोस में वो ज़्यादा संभव है, किस प्रकार के आग लगने से पानी का प्रयोग नहीं किया जाता, बिजली का। यदि कोई भी इलेक्ट्रिक शॉक लगने से बेहोश हो गया है तो प्राथमिक चिकित्सा में उसे कृत्रिम श्वास दीजिए आप। विद्युत शॉक से बचने के लिए प्रयोग में आने वाले सभी हस्त औजार जो है प्लास्टिक के हो तो ज़्यादा अच्छा है। और 220 वोल्ट सप्लाई है तो 50 हर्ट्ज आप देखते ही लिखा ही रहता है। और आप इसमें इलेक्ट्रॉनिक से आप क्या समझते हैं, इलेक्ट्रॉनिक का महत्व समझाइए, कृत्रिम श्वास देने की विधियाँ लिख दीजिए, अर्थिंग का उद्देश्य क्या है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। और अब आते हैं, अगर हम देखें तो इसका जो मेन चैप्टर है तरंग जो है, तो इसमें यहाँ पर आपको मैकेनिकल वेव्स किसे कहते हैं, जिसे हम यांत्रिक कह लें। तो यांत्रिक तरंग जो आप खुद उत्पन्न करते हैं, जैसे ये लड़का उत्पन्न कर रहा है दीवार में हुक बांध के, तो इसे हम अनुप्रस्थ तरंग कहेंगे। और एक ऊपर एक नीचे एक ऐसे, तो ये अनुप्रस्थ तरंग आपकी है, तो इसे हम पढ़ते हैं। तो यदि हम किसी तालाब में भी अगर पत्थर फेंक दें तो इसी तरह की तरंग उत्पन्न होती है, ऊपर को श्रृंग नीचे को गर्त कहेंगे आप। तो इसे हम एक तरह से अनुप्रस्थ तरंग कहा जाता है। तालाब में भी इस तरह फेंकेंगे तो आपको मिलेगा। और इसके साथ आप ये दो चीज़ें जुड़ी होती हैं। यांत्रिक तरंग का संचरण भौतिक माध्यम में दो ही गुणों के कारण संभव है, एक तो उसकी प्रत्यास्था इलास्टिसिटी, दूसरी जड़त्व इनर्शिया। जड़त्व, ये दो चीज़ें रहती हैं क्योंकि तरंग में सिर्फ अणु जो है ऊपर नीचे होते हैं। ये रस्सी आगे नहीं बढ़ रही है, इसके जो कण हैं यहाँ पर रस्सी के, ये ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो जड़त्व का सिद्धांत और इलास्टिसिटी का, ये दो गुण इसके अंदर होते हैं जिसके कारण ये संभव है। और यांत्रिक तरंग के प्रकार अगर आप देखें तो दो ही प्रकार का है, छोटा चैप्टर है ये। अनुप्रस्थ तरंग है आपका, जो कि ये आपने दिखा दिया अनुप्रस्थ तरंग को, और एक सिरे से दूसरे सिरे में बांध के हिलाने पे मिल जाती है आपको। और इसमें ऊपर को श्रृंग नीचे को गर्त कहते हैं। और दूसरा अनुदैर्ध्य तरंग देखिए तो वही स्प्रिंग अगर आप ले लीजिए, स्प्रिंग को आप खींचिए छोड़िए तो जहाँ स्प्रिंग ज़्यादा रहेगी उसे संपीड़न कहेंगे, जहाँ दूर रहेगी वहाँ विरलन कहेंगे। और इस तरह से भी मैकेनिकल तरंग आप उत्पन्न करते हैं। तो दो प्रकार के अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंग आपके पास हैं इस समय, और ये स्प्रिंग से, और इसके जो है इनकी दूरी विरलन की और संपीड़न की, संपीड़न और विरलन के बीच की दूरी को तरंग की तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तो तरंग गति से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे आयाम है। तो आयाम का मतलब हुआ ये कि तरंग ऊपर तक कितना जा रही है। जैसे इसमें यहाँ आपको बड़े आराम से दिखाया गया है तरंग बना के एक छोटा सा, कि ये पोजीशन आपका ए ऊपर आयाम है, और यहाँ से एक साइकिल पूरा करती है तो ये तरंग दैर्घ्य जिसे लैम्डा से हम दिखाते हैं ये है। तो यहाँ से ऊपर से नाप लीजिए या नीचे से 0% देख लीजिए तो लैम्डा होती है, इसे हम कहते हैं।
और आवर्तकाल भी इसका जो है, अगर टी सेकंड में कंपन की संख्या 1 है तो 1 सेकंड में कंपनों की संख्या जो है 1/t होगी, और इसी को हम तरंग की आवृत्ति कहेंगे। n बराबर 1/t, यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है साफ साफ। और कला का मतलब वही है कि माध्यम में कंपन करने वाले कण स्थिर और स्थिति हर समय सामान्य नहीं रहती है, अपितु बदलती रहती है। तो कला से कंपन करने वाले कण की गति दिशा विस्थापन का ज्ञात होता है। तो दो कलाओं के अंतर को कलांतर भी कहते हैं। तो यही कलांतर एक ही कण की जो अलग अलग स्थितियां बने तो उनके अंदर कलांतर हो जाएगा। और तरंग की चाल का अगर सूत्र निकालना है आपको तो v=n लैम्डा आप जानते ही हैं। और इस पर जो है, इस न्यूटन साहब ने एक बार काम किया था और उन्होंने इसको इस पर निकाला, एक सूत्र निकाला जिससे उन्होंने v=गामा, करड़ी में गामा/d दिया, और ये कहा कि ध्वनि की तरंगों की चाल का यही व्यापक सूत्र है जो ठोस, द्रव तथा गैस तीनों के लिए सत्य है। तो इसको जो है लाप्लास महोदय ने, और जब इस सूत्र पे जो है रखा गया मान वगैरह, तो ये 0 डिग्री पर वायु में ध्वनि की चाल जो है आपकी 280 मीटर पर सेकंड आई। तो डी वायु का घनत्व लिया, d/, और जो है आपका नीचे p प्रेशर लिया। तो इस तरह से करके इन्होंने देखा, निकाला p/d करके। तो p/d, क्योंकि डेंसिटी आपकी किलोग्राम पर मीटर क्यूब में पानी की है। तो इस तरह से 280 पाया, जबकि होती थी 332। तो लाप्लास साहब ने ज़्यादा संशोधन करते हुए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस उन्हीं की करणी में अपना एक p/d का जो सूत्र इन्होंने दिया था न्यूटन साहब ने, v= करणी में p/d, उसको इन्होंने गामा, जिसका मान होता है 1.41, तो इतना ही उसमें जोड़ दिया और सीधे इन्होंने सूत्र दे दिया ये 1.41 करणी में वही p/d न्यूटन का। तो इस तरह से लाप्लास का संशोधन भी ठीक हो गया और 332 मीटर पर सेकेंड ध्वनि की चाल मिल गई। और जो है ठोस में सबसे अधिक होती है, द्रव में ज़्यादा और गैस में कम, ये हमको मिल गया। तो इसी को हम कभी कोई क्वेश्चन पूछता है कि लाप्लास का संशोधन क्या है, तो आपको ये सवाल मिल जाता है। और अलग जो है आगे अगर हम देखें तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन बस इसमें जो मैंने आपको एक्सरसाइज पेपर दिया है वही कि यांत्रिक तरंग से आप क्या समझते हैं, ये कितने प्रकार की होती है, कितने प्रकार के होते हैं, विस्तार पूर्वक समझाइए। v=n लैम्डा, n का मात्रक हर्ट्ज है, लैम्डा मात्रक मीटर है, v का मात्रक मीटर पर सेकंड है। तो आपको आराम से v=n लैम्डा पर सवाल हो सकता है। और जो है अगर कोई तनी हुई डोरी है तो उसमें भी आप v1/v2 करणी में t1/t2, ये भी एक सूत्र आपको मिला है। तो इसको मैं बताना थोड़ा सा इधर भूल गया था, ये मैं आपको ले आ रहा हूँ इस पर। इसी तरह का एक सवाल जो कि इसी पे है ही है कि यदि 27 डिग्री ताप पर किसी यांत्रिक तरंग का चाल इतना है तो इतने ताप पर उसी माध्यम में तरंग का चाल क्या होगा। तो v करणी में ताप के बराबर होता है, चाल ताप के ऊपर निर्भर करती है। तो करणी में t है तो v1/v2 करणी में t1/t2। तो 3 मान आपको यहाँ पर दे रखे हैं और v2 आपसे पूछा गया है, तो आप करणी में इसका मान निकाल लेंगे। तो ये आपका 1000 का 10 वर्गमूल और 300 का, तो ये 776 आप यहाँ तक भी लिखते हैं तो आपका सही माना जाएगा, मान लीजिए आप ना निकाल पाएँ तो। इसी तरह से ये चैप्टर ख़त्म भी हो जाता है। और वही न्यूटन का सूत्र लिखिए और न्यूटन के सूत्र में जो लाप्लास साहब ने 1.41 लगा दिया वो सूत्र लिख के यही संशोधन करिए, क्योंकि इनसे 280 मीटर पर सेकंड आ रहा था, इन्होंने जब अपना कांस्टेंट लगाया तो वो 332 हो गया। तो यांत्रिक तरंग से आप क्या समझते हैं, अनुदैर्घ्य तथा अनुप्रस्थ तरंगों में क्या है। अनुप्रस्थ तरंग केवल ठोस में ही उत्पन्न की जा सकती हैं और वैज्ञानिक न्यूटन के गैसीय माध्यम में ध्वनि का संचरण समतापीय अवस्था में होता है। 1 डिग्री ताप वृद्धि से ध्वनि की चाल 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है। 1 डिग्री अगर ताप वृद्धि कर दें तो वायु में ध्वनि की चाल
61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है। तो इसी तरह से छोटे सवाल भी हैं। एक तनी हुई डोरी पर तनाव 4 गुना अगर कर दें तो अनुप्रस्थ तरंग की चाल 8 गुना हो जाएगी। और किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि जो है, ध्वनि तरंगे गैस में अगर उत्पन्न होती हैं तो ये आपका अणुगैर तरंगे आपकी गैस में ऐसे समांतर उत्पन्न होंगी तो आपका वो होगा। तो यही पेज आपका एक्सरसाइज भी है और इस पेज पे हम लोगों ने थोड़ा सा 15 मिनट ले लिया, लंबा है। और तरंग की तीव्रता से आप क्या समझते हैं, तो तरंग की तीव्रता आप जो है इसमें अगर हम तरंग की तीव्रता का इसके अंदर लग रहा है इसको अगले कक्षा 12 में लिया है तरंग की तीव्रता को, तो इसको हम देखेंगे कक्षा 12 की किताब में देख लेंगे। और आयाम तो आपको हमने बता ही दिया कि इसका आयाम क्या है। और तरंग की तीव्रता अगर इसके अंदर है तो इसको देखा जा सकता है एक बार और। तरंग की तीव्रता, क्योंकि तीव्रता से कई चीज़ें हैं, ध्वनि की तीव्रता भी आजकल काम कर रही है। और तरंग की तीव्रता मैं बताना भी चाह रहा था आप लोगों को। और तरंग की तीव्रता क्योंकि आयाम, आवर्तकाल, आवृत्ति और तरंग की चाल, तरंगदैर्घ्य, कला और इसमें संबंध v=n लैम्डा। यहाँ तीव्रता को कभी इसमें नहीं किया है, लेकिन हो सकता है कक्षा 12 में इसको आपको हम समझा देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद छात्रों, क्योंकि ये धीरे धीरे हम लोग अगर एक चैप्टर 15 मिनट का भी ले लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और आप भी धीरे धीरे समझ जाएंगे कि सवाल भी इस तरह से ही आएंगे। 300 दिया रहेगा और v1/v2 करणी में t1/t2 रख के इसका मान सिर्फ रख देंगे। अगर आप ये करणी भी लगाते हैं तो आपको नंबर मिलता है। तो मैं अंकित प्रश्न की तरफ भी आपका थोड़ा ध्यान आकर्षित करूँगा, लेकिन जब मैक्सिमम जो है आप चाहें तो इसमें आराम से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत अच्छे मिलेंगे आपको, जो कि आपको तरंग को समझाएंगे भी और आप आराम से उसको कर सकते हैं। जैसे कि आप देखिए एक छोटा सा सवाल है कि न्यूटन प्रति मीटर वायुमंडलीय दाब पर वायु में ध्वनि की चाल v= करणी, और ये गामा का मान 1.14 तो होगा ही, देखिए दिया भी है सवाल में। और p जो है दाब दे दिया और d डेंसिटी दे दिया, निकाला तो 329 मीटर पर सेकेंड, वही 32 आता है। तो इसको आप इस तरह से निकाल भी सकते हैं, बता भी सकते हैं, समझा भी सकते हैं। मैनी थैंक्स छात्रों। इस एक्सरसाइज को हम लोग ख़त्म करते हैं।